हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपकी जो आज की वीडियो है उसमें हम इंग्लिश का 2019 का जो है पेपर वो सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले साल का पेपर सॉल्व किया है और मेरी पूरी ये कोशिश है कि आपकी जो इन 10 दिनों में 10 दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम होने के पहले ही मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि इतना कम टाइम है तो उसके लिए अब सिलेबस तो आपको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है। हालांकि जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन जो अब पढ़ रहे हैं, इन 10-15 दिनों में पढ़ के पास होना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट तरीका यही है कि वो जो है सीरीज से पढ़े। ठीक है। हालांकि सीरीज में बहुत सारी मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक्स को मैं आपको क्लियर भी करा दे रही हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि आपके जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के हैं उनके 3-4 सीरीज का जो है वीडियो आपके अपलोड हो गए हैं। आप उनको देखिए, अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करिए, फिर आप अपने से सीरीज पढ़िए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप बिना बैक के पास हो सकते हैं, और फिर भी वो भी अच्छे मार्क्स से। ठीक है। तो देखिएगा, आज जो है 2019 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है इंग्लिश 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 12 मार्क्स ले आने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं पूरी का पूरा ट्राई करूंगी कि आपको जो है साथ ही साथ सारे डाउट क्लियर हो जाए और प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, which method is a midway between translation कम grammar method and direct method। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का है। ठीक है। तो कौन सा है आपका? बाइलिंगुअल मेथड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसमें क्या करना है? सही प्रीपोजिशन को भरना है। तो वी गॉट इन टू होता है, क्या होता है? इन टू डिफिकल्टीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। आपका प्रोडक्टिव स्किल पूछा गया है, तो प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है आपका? स्पीकिंग होता है और जो है राइटिंग होता है। ठीक है। क्या होता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले रेसिपेटिव स्किल, ठीक है, RECE, अगर रिस्पेटिव स्किल पूछ लेता है तो आपका क्या होता है ये? देखिएगा, प्रोडक्टिव स्किल आपका स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है, और जो रिस्पेटिव स्किल क्या होता है आपका? रीडिंग होता है और लिसनिंग होता है। ठीक है। रीडिंग स्किल और लिसनिंग। ठीक है। LISTENING, ये आपका स्किल हो गया। ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल पूछे तो स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल। अगर रेस्पेटिव स्किल पूछता है तो रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इन टू डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यह जो है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ठीक है। इसको हमें किस में चेंज करना है? आपके डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले समझिएगा, ये जो सिड टू है, ठीक है, ये आपका पहले तो देखिएगा, ये है आपका, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, और आपको क्वेश्चन में दिया है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। देखिएगा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अशोक सेड टू रमन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। तो इसमें क्या है? अशोक सेड टू रमन, तो सेड टू की जगह आपका
टोल्ड आ जाता है, ठीक है। और जो ये कॉमा लगा है, इसकी जगह आपका क्या आ जाता है, डैट आ जाता है, ठीक। उसके बाद फिर कैन का क्या हो गया, ये आपका कुड हो गया, और स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई जो है ये किससे बदला आपका, ये बदला आपका रमन से, ठीक है। अब देखिएगा, अशोक टोल रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो अशोक टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा आपका, सेड टू, और डैट की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये कॉमा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, डैट की जगह आपका कॉमा आ जाएगा, डैट की जगह ये आपका कॉमा आ जाएगा, ही की जगह आई आ जाएगा, और कुड की जगह क्या आ जाएगा आपका, कैन और स्पीक इंग्लिश। आप फिर आपको इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देना है। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। आपको ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको आपको किस में चेंज करना है, आपके एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो देखिएगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, आपको मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में कि आपका जो पैसिव वॉइस होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। हालांकि एक बार रूल देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जो पैसिव वॉइस, पहले तो देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपका सामान्य वाक्य की तरह ही होता है, यानी सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये है आपका एक्टिव वॉइस। बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ठीक है। और आपका हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। उसके बाद जो है वर्ब जो होता है, क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये सभी सेंटेंस के लिए, सॉरी सभी टेंसेस के लिए होता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हर टेंस में होगा। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। चलिए अब समझते हैं, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। तो एक चीज और देखिएगा, एक्टिव वाइज में जब हम एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं, तो ही का क्या हो जाता है, आपका हिम हो जाता है, ठीक है। सी का क्या हो जाता है, आपका हर हो जाता है। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। और वी का जो है क्या हो जाता है, अस हो जाता है, ठीक है। अगर आप पैसिव से एक्टिव को चेंज करते हैं, तो हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, मी का आई, दोनों अपोजिट है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ही का हिम, और पैसिव से एक्टिव करेंगे तो हिम का ही, तो सेम यही चीज है। और हाँ, यहाँ बाई लग जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, हिम को किस में हम चेंज कर लेंगे, ही में। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो किस में हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही स्टोल माई बुक, ठीक। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह गया। तो ये है माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव से हमें एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही स्टोल माई बुक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज स्लो टू विन द रेस। इसमें दो दिया गया है, इसमें से जो सुटेबल है रूल के हिसाब से वो फिल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज टू स्लो विन द रेस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड, रेड का सुपरलेटिव डिग्री पूछा गया है, तो समझ लीजिए डिग्री क्या होता है, एक बार समझ लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी अगर एक दो बार देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, तो आपका एक नंबर आराम से बन जाएगा। देखिएगा, डिग्री जो है वो किसका बनता है, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव के वर्ड वर्ड के बनते हैं। जैसे गुड हो गया, ठीक है, गुड का, ठीक, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। अब देखिएगा, आपका डिग्री जो होता है वो तीन तरीके का होता है, ठीक है, तीन तरीके का होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा।
देखिए, डिग्री कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। पहला होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव, ठीक। तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव, ठीक है। शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, आपका पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। आपका जो पॉजिटिव होता है वो सामान्य एडजेक्टिव वर्ड ही होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे मान लीजिए रेड जो है ये क्या है? रेड क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। ये आपका रेड हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और कॉम्परेटिव डिग्री में क्या हो जाता है? इसमें ई आर लग जाता है और सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है? ई एस टी। तो रेड का कंपरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा आपका? रेडर हो जाएगा, और सुपरलेटिव हो जाएगा आपका रेडेस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी एक बात और है जो ध्यान रखने वाली बात है। अगर नोट, अगर वन साइलेबल होगा, यानी जैसे रेड है, ठीक है, गुड है, मतलब एक बोलने में लगे कि हाँ इसमें एक ही शब्द है, जैसे रेड हो गया, गुड हो गया, ठीक। उन सब में क्या होगा? कॉम्परेटिव में ई आर लगेगा और सुपरलेटिव में क्या लगेगा? ई एस टी लगेगा। देखिएगा जैसे ये गुड है, ठीक। गुड का कॉम्परेटिव डिग्री बनाए हम तो क्या हुआ? बेटर हुआ, लास्ट में ई आर लगा। फिर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो ई एस टी आया। उसी तरीके से, ठीक है। जैसे उसके बाद फिर ये वन साइलेबल है कि अगर वन साइलेबल वर्ड होंगे, मतलब एक जैसा वर्ड हो, जैसे गुड हो गया, वाइज हो गया, ठीक है, रेड हो गया, हॉट हो गया, तो ये सब क्या है? वन साइलेबल है। अगर टू साइलेबल वर्ड होते हैं तो उसका कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। टू साइलेबल है अगर, जैसे टू साइलेबल का मतलब क्या है कि उसको जब हम बोलेंगे उस शब्द को ऐसा लगता है कि वह दो, मतलब दो शब्दों से मिलके एक शब्द बना हुआ है। जैसे आपका टू साइलेबल का एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, ठीक है। बाकी क्या है? और इंटेलिजेंट, ठीक है। ये सब क्या है? आपका टू साइलेबल वाला वर्ड है। इसमें लग रहा है ना कि जैसे ब्यूटी एक है, फुल दो है, मतलब ब्यूटी एक हो गया, फुल दूसरा हो गया, दो मिलके एक शब्द बना रहे हैं। तो जिसमें दो शब्द ऐसा लगे कि हाँ आप बोल रहे हैं तो दो शब्द मिलके एक शब्द बना रहे हैं, तो वो आपका टू साइलेबल होता है। और जिसमें सिर्फ लगे कि हाँ सिर्फ एक ही शब्द है, वो आपका वन साइलेबल कहलाता है। तो अगर आपको जैसे टू साइलेबल वाले वर्ड मिलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो उसका जो है आप कैसे बनाएंगे? देखिएगा उसका कैसे बनेगा डिग्री में। ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका कॉम्परेटिव हो गया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। समझिएगा, जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक। और कॉम्परेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा आपका? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें सिर्फ टू साइलेबल में क्या होता है? मोर और मोस्ट लग जाता है। इसमें मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री इसका कैसे बनता है? मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। आपका जब वन साइलेबल होगा तो पॉजिटिव में रेड वही वर्ड रहेगा, कॉम्परेटिव में ई आर लग जाएगा, और सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाएगा। अगर आपका टू साइलेबल वाले वर्ड होंगे, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, जॉयफुल हो गया, अगर टू साइलेबल वाले वर्ड रहेंगे तो उसमें क्या होता है? कॉम्परेटिव में मोर लग जाता है, और सुपरलेटिव में क्या लग जाता है? आपका मोस्ट लग जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिग्री, ठीक है। अब हम जो है बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज, ठीक, रेड का क्या पूछा है? सुपरलेटिव डिग्री पूछा है। तो सबसे पहले बताइए रेड क्या है? रेड क्या है आपका? वन साइलेबल है, ठीक है। क्या है? वन साइलेबल वर्ड है। तो ये बताइए आप, वन सिलेबल वर्ड है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? मैंने आपको अभी यहीं पे बताया कि ई एस टी लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। तो रेड का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? रेडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मोर रेडेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, मोर रेडर बिल्कुल नहीं होगा, और ये जो है आपका क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। आई थिंक आपको डिग्री समझ में आया होगा। अब इससे ज्यादा तो समझाने में बहुत टाइम लगेगा, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन टाइम कम है तो इन शॉर्ट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। फिर जब पढ़ना होगा तो जब क्लासेस चलेंगी तो आप फिर से अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है,
चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ये जो आपका सेंटेंस दिया है इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, यानी नकारात्मक वाक्य में बदलना है। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, मतलब मैं जो है किसी से बात कर रहा था, इसको क्या करना है, निगेटिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग टू नो बडी, मतलब मैं किसी से बात कर रहा था, फिर नो आ गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी। अगला क्वेश्चन है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। आपको ये क्वेश्चंस दिया है, इसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो ये बताइए जो मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा है यह कौन सा डिग्री है, ये आपका कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। और ये जो है ये इंटेलिजेंट, ये आपका क्या है, टू साइलेबल वाले वर्ड है, इसीलिए इनके साथ क्या लगा है, मोस्ट लगा हुआ है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका, इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें जो होता है कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हमें थोड़ा लॉन्ग लिखना होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें पूछा है डिफाइन डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिएगा, डिफाइन नाउन एंड इट टाइप्स विथ एग्जाम्पल। इसने पूछा है कि आपको नाउन का डिफिनेशन लिखना है और उसके क्या टाइप्स है उसको लिखिए और एग्जाम्पल्स लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा, नाउन का डिफिनेशन आपको जो याद है वही लिखिए, जरूरी नहीं है कि बुक में जो लिखा है वही याद करिए। तो देखिए, नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, सभी बच्चों को याद है, बचपन से याद करते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन हो गया। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन। तो इन सब का लिख के इनका आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका ऑडियो विजुअल एड्स का यूज क्या है। ठीक है, और गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कुछ जो है ऑडियो विजुअल एड्स के आप एग्जाम्पल्स दीजिए। तो ये बताइए, ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है, हिंदी में आप सभी को पता है, इंग्लिश में नहीं पता होगा। अगर मैं अभी आपको उसको हिंदी बता दूंगी तो आप सभी आंसर बता भी लेंगे। देखिए, ऑडियो में होता है श्रव्य, ठीक है, विजुअल में होता है दृश्य, ठीक, एड्स में होता है सामग्री। यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या यूज है, और श्रव्य दृश्य सामग्री के कुछ एग्जाम्पल्स भी देना है। तो देखिएगा क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स इनहेंस टीचर्स स्किल, मतलब आपका जो ऑडियो विजुअल एड्स है वह टीचर की जो स्किल्स है उसको और बढ़ाता है। ठीक है, विच हेल्प्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम। यह उससे क्या होता है कि पढ़ाने में और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो अधिगम करता है यानी लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, वो क्लास में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब हिंदी में समझिएगा श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने में सिखाने में जो भी मतलब पढ़ाने का जो तरीका है या शिक्षित उनको मतलब कि सिखाने का जो तरीका है, अगर हम श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे रोचक ढंग से सक्रिय होके और रुचिकर ढंग से क्या करते हैं, आपको सीखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनकी मेमोरी अच्छी होती है। ठीक है, और वह चीजों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं बिना बोरिंग फील किए हुए। तो यही आपका ऑडियो विजुअल एड्स होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, वीसीडी प्लेयर, यानी ये क्या है,
इसमें हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर, इसमें भी क्या करते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं। और टीवी भी क्या होता है, देखते हैं और सुनते हैं। इसीलिए क्या है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं आपके, ऑडियो विजुअल एड्स के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। आपका जो पोएट्री टीचिंग है, यानी कविता शिक्षण जो है, उसका क्या उद्देश्य है ना। एम को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। तो देखते हैं, पोएट्री इज बीइंग taught because it provides the student with a kind of linguistic experiences। ठीक है, देखिएगा, आपको पोएट्री क्या होता है, पोएट्री सिखाया जाता है बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है बच्चों को भाषाई एक्सपीरियंस, यानी भाषाई ज्ञान क्या करता है, वो बच्चों को प्रोवाइड करता है। कौन, पोएट्री टीचिंग। ठीक है, अब देखते हैं, द जनरल एम ऑफ टीचिंग पोएट्री आर। आपका जो पोएट्री टीचिंग का उद्देश्य है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन पोएट्री, मतलब पोएट्री में बच्चों का इंटरेस्ट विकास करना। ठीक है, डेवलप मीन्स होता है विकास करना, इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि, पोएट्री मीन्स कविता, स्टूडेंट मीन्स छात्र, यानी कविता में छात्रों का जो है, छात्रों की रुचि का विकास करना, किसमें, कविता में। ठीक है, कविता में छात्रों की रुचि का विकास करना। अगला है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिराइव एस्थेटिक प्लेजर फ्रॉम पोएट्री, मतलब बच्चों को क्या है कि पोएट्री में जो उसका, बच्चों को पोइट्री में उनको क्या करना है, एक तरह से समझ लीजिए कि उनकी जो काव्य की सुंदरता होती है, यानी जो पोइट्री होता है उसमें उनको आनंदित करना, उस मतलब पोइट्री के लिए उनको क्या करना है कि उसमें इंटरेस्ट ले आना। ठीक है, एक एम ये भी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिराइव एस्थेटिक प्लेजर फ्रॉम पोइट्री। समझ में आया कि बच्चों को जो है क्या करना, कि पोइट्री के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि वो उसको पढ़े और आनंदित, मतलब कि उसमें वह उसको रोचक ढंग से पढ़े, ये कह सकते हैं। अगला है आपका, टू डेवलप द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगला है, टू एक्वेंट द स्टूडेंट विथ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोएट्री। ठीक है, बच्चों को जो है अलग अलग स्टाइल ऑफ पोएट्री के लिए परिचित करना। एक्वेंट मीन्स होता है आपका परिचित करना। अब अगला क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए आपको वन वर्ड लिखना है। तो देखिएगा, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, मतलब वेजिटेबल लाइफ की साइंस को क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, बॉटनी कहते हैं। अगला है, वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, मतलब बिना ऑथर यानी बिना नाम के कार्य करना, तो उसको क्या कहते हैं, आपको एनानिमस कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं गुमनाम। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, गुमनाम। ठीक, अगला है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको स्पेलिंग फिल करके सही वर्ड बनाना है। इसमें आपका हो जाएगा ARGUMENT, यानी आर्ग्यूमेंट। दूसरा है आपका अनकाउंटेबल, हो जाएगा UNCOUNTABLE। ठीक, अनकाउंटेबल। अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। ठीक है, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, इसमें आपको एग्जाम में मेंशन किया रहता है कि आप अपना नाम और एड्रेस वहां ना लिखें, उसकी जगह आप XYZ या ABC लिख सकते हैं। तो देखिएगा, इसके पहले का जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था, उसमें जो है इनफॉर्मल लेटर से एक क्वेश्चन आया था, तो उसको मैंने आपको वहां पे सॉल्व कराया था। और ये जो है, ये फॉर्मल है। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा। जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है वो आप दोस्तों को, ठीक है, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। और जो फॉर्मल होता है वो आप ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में वहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, वो भी अपने प्रिंसिपल को, वो भी किस विषय में, फीस कम कराने के विषय में। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार आप बस देख लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाता है और क्या क्या लिखते हैं, फिर आप अपने ढंग से एग्जाम में लिख लीजिएगा। ये चीजें याद करने के लिए नहीं है। देखिएगा, द प्रिंसिपल
फिर आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो क्या है, रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। तो देखते हैं। सर, with due respect, I beg to say that I am a student of the 7th class of your school. सर, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का 7th क्लास का विद्यार्थी हूँ। आई एम अनेबल द पे माई स्कूल फीस बिकॉज माई फादर वर्क इन प्राइवेट जॉब। सर, मैं स्कूल की फीस पे करने में असमर्थ हूँ। अनेबल हूँ यानी असमर्थ हूँ। बिकॉज यानी क्योंकि माई फादर मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, अगला है। फिर ही अर्न्स 6,000 पर मंथ ओनली। वह जो है 6,000 पर महीना सिर्फ कमाते हैं। ठीक, अगला है। ही हैज लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही इज द ओनली वन बियर्ड अर्नर ऑफ द फैमिली। वह जो है क्या है, उनकी लार्ज फैमिली है और सिर्फ वही एक जो है वो फैमिली के कमाने वाले हैं। ठीक है, अगला। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस। वह मेरे स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते हैं। एज ही इज ऑलरेडी पेइंग फी ऑफ माई ब्रदर। और उन्होंने ऑलरेडी मेरे भाई का फीस जमा कर दिया है। ठीक है, अगला है, देखिएगा। आई एम गुड एट स्टडीज एंड आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास एवरी ईयर। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मैं जो है हर साल अपने क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ठीक है। आई हैव पैशन फॉर एजुकेशन एंड वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। मेरे अंदर पढ़ने का जुनून है और मैं आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, अगला फिर आएंगे। सो आई होप दैट यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे एंड ग्रांट माई फुल फी कंसेशन टू इनेबल मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी फीस को क्या कंसेशन करेंगे, मेरी स्टडी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। और मैं आपकी इस दयालुता के लिए बहुत ही आभारी रहूंगा। ठीक है। योर फेथफुल्ली एबीसी। फिर आप यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे योर फेथफुल्ली एबीसी। ठीक है, और नीचे क्लास किस क्लास में है वो मेंशन कर देंगे। तो ये है आपका जो है इन सॉरी फॉर्मल लेटर है जो कि आपको अपने प्रिंसिपल के लिए लिखना है फीस कम करने के लिए। तो आई थिंक आपको एक टॉपिक मिला होगा कि आपको कैसे फीस कम कराना है। तो ये है आपका लेटर। तो एक बार देख लीजिएगा, दो बार देख लेंगे, समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको दो वर्ड दिए गए हैं, दो में से जो सुटेबल होगा आपको सेंटेंस के लिए वही फिल करना है। तो क्वेश्चन है ही कैन नॉट माई ऑफर। एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा। देखिएगा, एक्सेप्ट मिस होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मिस होता है अलावा। तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट ये वाला सही होगा आपका। ठीक है, स्वीकार करना। उसने मेरा ऑफर नहीं स्वीकार किया। ठीक, सॉरी, कैन मिल सके, उसने मेरा वह मेरा ऑफर नहीं स्वीकार कर सकता। कैन है तो सकता होगा। अगला है आपका डू नॉट वॉक फूटेड। अब बियर मिस होता है आपका भालू और बेयर मिस होता है नंगा। ठीक है, तो डू नॉट वॉक बेयर फूटेड यानी नंगे पांव मत चलो। ठीक है, ये था आपका 2019 का पेपर सॉल्व। तो अच्छे से एक बार फिर से देखिएगा, दो बार वीडियो देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। जो बच्चे पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो टफ होगा, बाकी जो पढ़े हुए हैं उनको कोई डाउट नहीं होगा, वो आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। तो जो नहीं किए हैं उनको जो भी डाउट होगा एक बार वो मैसेज कर देंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा, यानी कमेंट कर देंगे। तो जो जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है बताइएगा, मैं वो आपको टॉपिक फिर से क्लियर करा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।